का हम लोग का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। लगभग 10 और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। 9-10 क्वेश्चन होगा यहाँ पे और उसको डिस्कस करेंगे। और जो पिछला जो सेशन करा दिया, ये दोनों सेशन को मिलाकर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका 5 मार्क्स का सवाल यहाँ से आ जाए, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम वाला कराएं उसको तो देख ही लेना है। क्लियर है बात। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो था उसको मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन क्या होता है और ड्रॉ लेबल डायग्राम, इसका ड्रॉ करना है। तो एकदम सिंपल सवाल है, 5 नंबर जो है इजीली तुम इससे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो कि न्यूरॉन क्या होता है और उसका डायग्राम को लेबल करना है। तो न्यूरॉन क्या होता है कई बार बता चुके हैं तुम लोग को, है ना। न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन जो है ये, इसमें डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तुम लोग पूरा लिखोगे, ठीक है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज न्यूरॉन, तो लिखना न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद एक पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हो अपने नॉलेज के बेसिस पे, जो तुमको मालूम है कि न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, है ना। नर्व सेल जो है वह हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। समझ में आया बात, सबसे लंबा सेल होता है। क्लियर है बात। उसके बाद जो है इस वाले डायग्राम को बना देना है। क्लियर, ये डायग्राम को बना देना है, इसमें लेबलिंग कर देना है। एकदम सिंपल डायग्राम है ये। देखो इसमें बीच में तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा कहलाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हमने बता रखा है कि सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं, है ना। सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं। क्लियर है। और सेल बॉडी से जो निकला रहता है शॉर्ट ब्रांच, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, है ना। ये एक्सॉन हो गया और एंड में तुम्हारा हो गया नर्व एंडिंग। इतना जो है तुमको लेबल करके आ जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लेबल कर सकते हो, हालांकि तुम्हारे लेवल पे तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होता है माइलिन शीट, है ना। माइलिन शीट जो है उसको भी लेबल कर सकते हो। इतना चीज़ जो है लेबल कर लेना है। तो ये जो डायग्राम है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ के ऊपर। वाइल्ड लाइफ कहने का मतलब कि जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाए, मतलब जंगल को काटा जाए, जंगल को हटाया जाए, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तुम अपने से भी लिख सकते हो, है ना। देखो फर्स्ट में क्या है, नेचुरल हैबिटाट इज डिस्ट्रॉयड। उन लोगों का नेचुरल हैबिटाट, नेचुरल घर जो है वो जंगल ही था, तो वो उन लोगों का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनिमल बिकम होमलेस, उन लोगों से घर छीना जाएगा, है ना। एकदम सिंपल है ये, और ये पूछा हुआ भी है 5 नंबर में। उसके बाद है मेनी स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं वहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होंगे, वैसे स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर, अब खाना उन लोगों को वहीं मिलता था, रहने का जगह उनको वहीं मिलता था, तो उनका फूड का कमी हो जाएगा, रहने का जगह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फाइनली इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब पूरा इकोसिस्टम जो है तुम्हारा इम्बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हम VVI लिख देते हैं अभी, VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आप एग्जाम पर्पस के लिए। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन एकोमोडेशन। यहाँ पे तुमको लेबल डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का, और एकोमोडेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एकोमोडेशन तुम्हारा शॉर्ट में भी आता है, 2 नंबर वाले में भी एकोमोडेशन आता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तो 2 चीज़ कवर हो जाएगा, 5 नंबर का ही पोर्शन कवर हो जाएगा और 2 नंबर का भी। अगर एकोमोडेशन पूछा है क्या होता है तो एकोमोडेशन का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे अगर तुमसे 5 नंबर में एकोमोडेशन डिफाइन करने के लिए और ट्राई उसको दे दे तो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एकोमोडेशन होता क्या है, तो कह रहा द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो हमारे जो आई लेंस का जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने का, है ना, हमारे आई लेंस का जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर है ना बात, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, किस तरीके से जो है हम लोग ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसको डायग्राम को ड्रॉ करवाए थे ना, ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम तो ड्रॉ कर लोगे, इस पर लेबलिंग पे ध्यान देना। ये हो गया तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, है ना।
और उसके बाद तुम्हारा कॉर्निया हो गया। कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में क्या होता है, हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है। क्लियर है बात? एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद आगे में तुम्हारे पास प्यूपिल और आइरिस हो गया। प्यूपिल और आइरिस हो गया, ये बताए थे एक बार जब डायग्राम वाले सेशन में भी डिस्कस किए थे कि इस तरीके से हमारे पास आँख होता है। इसमें जो बड़ा वाला गोला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। जो बड़ा वाला गोला है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटा वाला गोला होता है उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। फिर पीछे तुम्हारा क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। सेकंड क्रेनियल नर्व याद रखना। और ये क्या है, रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनता है, तो रेटिना के ऊपर जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है ना, उल्टा इमेज बनता है। याद रखना, जो हमारे रेटिना पे इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो हमारे ब्रेन को जाता है, ये ब्रेन उसे सीधा करके दिखाता है। क्लियर है बात? ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, जो क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? में पूछा जाता है और इसको जो है हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर को आज थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ठीक है। ये सवाल जो है, इससे सवाल जो है तुम्हारा 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। देखा, मोटर क्या है, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो मैकेनिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, ठीक है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वो एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर तुम्हारा काम करता है। क्लियर है बात? और देखो इसमें, इसके बारे में और क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर क्वाइल, एक तरीके का क्वाइल होता है, ठीक है। आर्मेचर क्वाइल का बना होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और स्प्लिट रिंग। यही ऑब्जेक्टिव में आ रहा था बात बार कि स्प्लिट रिंग जो है कहाँ प्रेजेंट होता है। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे पीवाईक्यू टेस्ट में, तो कई बार ये क्वेश्चन आया था कि स्प्लिट रिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, स्प्लिट रिंग कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो स्प्लिट रिंग देखो, देख रहे हो कहाँ प्रेजेंट है, स्प्लिट रिंग जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर में प्रेजेंट होता है ना। और स्प्लिट रिंग को हम लोग कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, एक्ट एज अ कॉम्यूटेटर, ठीक है, कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, ये बताए भी थे वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा कार्बन प्रोसेस होते हैं और डीसी सोर्स होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर बनता है। क्लियर है? तो पूछ लेगा इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या होता है। अब देखो कई बार तुमसे पूछा है एग्जाम में कि स्प्लिट रिंग किस में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, है ना। हो सकता है इस बार तुमसे पूछ ले कि आर्मेचर क्वाइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, है ना। और ऑप्शन में दे दे ऑल ऑफ दिस, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या होता है, और ऑप्शन में दे दे ऑल ऑफ दिस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देते हैं कि जहाँ पे भी ऑल ऑफ दिस दिया रहे, जिस भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया रहे, अगर उसका आंसर तुमको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, कि क्या लगाएं, तो मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारा आंसर क्या जाता है, ऑल ऑफ दिस जाता है, ठीक है। ये सब एनालिसिस है कि मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारा आंसर क्या जाता है, ऑल ऑफ दिस। कहीं भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, और 4 ऑप्शन में तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और तुम उसमें ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो अगर तुम्हारे पास लास्ट चांस है तो फिर वैसे केस में तुम ऑल ऑफ दिस लगा के हो, क्योंकि 90% केस में जो है देखा गया है कि ऑल ऑफ दिस वाला ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। और एक और देता है ऑप्शन में, बिहार बोर्ड खास के बहुत देता है, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही होने का चांस 5 से 10% है बस, ठीक है। जल्दी से कभी भी जल्दी नॉन ऑफ दिस पे टिक मत लगाना, कभी भी ऑप्शन में जल्दी नॉन ऑफ दिस पे टिक मत लगाना, है ना, बहुत कम चांस होता है इसका सही होने का, ठीक है। अब देखो आगे, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द क्वाइल इट स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करता है क्वाइल के थ्रू, है ना, तो ये क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है रोटेटिंग, है ना, रोटेट होना ये क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। क्लियर है बात? अब यहाँ पे और क्या लिखा है पॉइंट, अब देखो
आगे लिखा है कि द स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्प्लिट रिंग क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ये भी मैंने बताया था, है ना, कि स्प्लिट रिंग जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड हेल्प द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, हर हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन है करंट का उसको बदल देता है। कौन, स्प्लिट रिंग। जो मोटर में लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो लगा रहता है स्प्लिट रिंग, वो क्या करता है, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कॉइल है वो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में रोटेट करते रहता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाइए, तो ये सिंपल वाला डायग्राम जो है बना देना है, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। यहाँ पे तुम्हारे पास एक नॉर्थ एक साउथ दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है एक सर्किट, और इस तरीके से यहाँ पे तुमको बना देना है। ठीक है, ये सिंपल है। बाकी तुम देखोगे नेट पे तो बहुत ज़्यादा तामझाम दिखेगा, तो सिंपल जो है इस तरीके का डायग्राम तुमको इलेक्ट्रिक मोटर का बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक मोटर के रिलेटेड हमने डिस्कस किया। 5 नंबर में आएगा तो उसमें जो भी है अपने हिसाब से उसमें से लिख देना है पॉइंट को। ठीक है, और ये डायग्राम को बना लेना है। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कई बार तुमसे बिहार बोर्ड बोलता है ना, प्रूव डैट, ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव डैट, प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए कि R बराबर होता है किसके, 2F के। ठीक है, ये बोलता है प्रूफ करने के लिए, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड, है ना, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसको सबसे सिंपल तरीका लेके आए हैं हम। बहुत सारे जगह देखोगे तो बहुत सारा लंबा लंबा प्रोसेस है ना, एकदम सिंपल तरीका है, इसको देखो अच्छे से समझ लो। ठीक है, प्रूव डैट R इक्वल टू 2F, ये सब सवाल आएगा ना, सीधा 5 नंबर में सवाल आएगा भाई, सीधा 5 नंबर में। ठीक है, और देखो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ये रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R एंड फोकल लेंथ यानी कि F फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन डिस्कस करते हैं। किसके बीच का रिलेशन डिस्कस करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल R, है ना, और फोकल लेंथ यानी कि F। ठीक है, उसके बीच का जो है हम लोग रिलेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है, एक कॉनकेव मिरर बना लेना है, बीच से प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देना है ना, यहाँ पे पोल होता है, पोल मेंशन कर देना है, बीच में तुमको फोकस मेंशन कर देना है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन कर देना है। याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकस होता है ना। उसके बाद ये मेंशन कर देना है कि पोल और फोकस के बीच का दूरी फोकल लेंथ होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी रेडियस जो है कर्वेचर का वो होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है बात, इतना चीज़ जो है पहले तुमको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइट रेस पास कराना है। ठीक है, लाइट रेस जो है वो जब भी टकराएगा मिरर से तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्लियर है बात, तो जब ये फोकस से पास करेगा, यहाँ से एक जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। जब हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है ना, जो आया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से लिखा और जो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से लिखा। क्लियर है बात, है ना। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार हमको मालूम है कि एंगल I जो है वो बराबर होता है एंगल R के, है ना, कई बार पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कितना लॉ है, 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, और दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे हो चाहे नॉर्मल हो चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड हो, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। ये सारा का सारा जो हमारा सेम प्लेन पे ही लाई करता है। ठीक है, ये 2 लॉ है, ये इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। हमेशा अक्सर पूछता है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो लिखना कि देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वहाँ पे दिखा देना एंगल I बराबर एंगल R। और सेकंड में तुमको कहना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यही 2 लॉ होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन डन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर वाले पे। तो हमने ये देखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल I जो है वो बराबर होता है एंगल R के। इतना क्लियर है। उसके बाद इन ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल BCF में बात करते हैं हम लोग। BCF कहने का मतलब कि B यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया और F हो गया, मतलब इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCF हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, एंगल अल्फा बराबर है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल R के। ठीक है ना। और उसके बाद अगर वो बराबर है तो फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि FB, यानी कि ये FB, ठीक है, ये FB जो है वो बराबर होगा किसके बाबू, CF के, है ना। FB जो है वो बराबर होगा CF के, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी FB जो है वो बराबर होगा किसके, CF के।
क्लियर है बात, ठीक है। तो फॉर स्मॉल अपर्चर अगर हम देखें, फॉर स्मॉल अपर्चर है ना, तो एफ बी बराबर है किसके, सी एफ के, है ना। तो यहाँ पे देखो एफ बी बराबर है किसके, सी एफ के, ठीक है। और ये जो एफ बी है वो तुम्हारा बराबर है किसके, एफ पी के। कैसे हुआ देखो हम बताते हैं। हमको मालूम है ना कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होता है, ठीक है। हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी सी एफ वो बराबर होता है एफ पी के। ये चीज़ तो मालूम है हमको। क्यों मालूम है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। तो बीच में फोकस है, डैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है, मतलब कि सी एफ बराबर है एफ पी के। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि सी एफ जो है वो बराबर है एफ पी के, और हम ये देख रहे हैं कि सी एफ जो है एफ बी के भी बराबर है ना। तो सी एफ अगर एफ बी के बराबर हो तो एफ बी बराबर है एफ पी के, समझे ना बात को। एफ बी क्या है, बराबर है एफ पी के। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये चीज़ हमने किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने ये लिखा कि सी एफ जो है वो बराबर हो गया किसके, एफ पी के, है ना। सी एफ जो है वो बराबर हो गया एफ पी के। ये देखो ये सी एफ कहाँ है, देखो सी एफ जो है वो बराबर है किसके, एफ बी के, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, सी एफ बराबर है किसके, एफ पी के, इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, पी सी बराबर, पी सी देखो पी सी कहाँ है भाई, तो देखो पी सी है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो पी सी बराबर क्या होगा हमारा, सी एफ प्लस एफ पी, है ना। पी सी बराबर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पी सी बराबर जो है हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये क्या है, सी एफ प्लस एफ पी है, समझे बात को, लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखो सी एफ यहाँ से यहाँ तक और एफ पी यहाँ से यहाँ तक, इस वजह से कि सी एफ प्लस एफ पी जो है दोनों मिलकर क्या बन रहा है, हमारा पी सी बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी यहाँ पे, देखो पी सी बराबर एफ पी प्लस सी एफ है, ठीक है। अब देखो हमको मालूम है कि सी एफ बराबर एफ पी के, हमको मालूम है ना कि सी एफ बराबर एफ पी के, पहले देख चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं सी एफ के जगह पे एफ पी, ठीक है। तो पी सी बराबर एफ पी प्लस एफ पी हो गया, क्लियर है बात। तो पी सी बराबर 2 एफ पी हो गया, है ना। पी सी बराबर 2 एफ पी। अब देखो पी सी क्या है, देखो तो पी सी क्या है, आर है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी क्या है, आर है ना, कैपिटल आर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में देखो यहाँ से यहाँ तक पी सी क्या है, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये आर हो गया, समझ में बात। तो हम पी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्लियर है ना बात। यहाँ से यहाँ तक पी सी है और यहाँ यही डिस्टेंस को हम लोग आर भी कहते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या देखें यहाँ पे 2 एफ पी। तो एफ पी क्या है भाई, एफ पी देखो तो क्या है, एफ पी, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल एफ है, यानी कि फोकल लेंथ है ना, ठीक है, फोकल लेंथ है। तो हम यहाँ पे r इक्वल टू 2 और एफ पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ लिख सकते हैं, एफ। प्रूव हो गया ना, r बराबर 2f, यही प्रूफ करना था, प्रूफ डेट r बराबर 2f, ठीक है। तो यही जो है एग्जाम में आता है, 5 नंबर में सीधा आता है, बस इतना ही याद रखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है, बट पी सी बराबर r और एफ पी बराबर f है, ठीक है। तो इसलिए r बराबर क्या हो गया 2f, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2। तो एग्जाम में तुमको दोनों तरीका दे सकता है, हो सके बोल दे कि प्रूफ कीजिए कि f बराबर है r/2 के, ठीक है। या हो सकता है ऐसे पूछ दे कि प्रूफ डेट r बराबर है 2f के। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे ही पूछ सकता है सेम क्वेश्चन को, है ना। तो अगर तुमको सिर्फ बोलेगा r बराबर 2f तो यहाँ तक लाके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर तुमको बोले f इक्वल टू r2 तो यहाँ तक हो ही गया, तो इसको f को इधर ले आओ, r को उधर भेजो, r/2 हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब ये एक सवाल है केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट लगा हमको, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है ना। तो देखो होमोलोगस सीरीज के बारे में तुम लोग पढ़े थे, समझे थे, लेकिन उस पर 5 नंबर का आंसर लिखना तुम लोगों के लिए मुश्किल था, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके आए हम। देखो कह रहा है कि अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम, क्लियर है बात। और कह रहा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम नहीं सिमिलर, मिलता जुलता, ठीक है। एंड इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, और इसका जो सक्सेसिव मेंबर है वो डिफर करता है CH2 ग्रुप से, CH2 ग्रुप से डिफर करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ
ठीक है, इसका मतलब आगे समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो पहले इतना समझो कि होमोलोगस सीरीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, और सिमिलर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इतना चीज क्लियर है। ये वाला लाइन आगे समझाएंगे एग्जाम्पल से, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो कह रहा है ऑल मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, जितने भी मेंबर्स होंगे ना होमोलोगस सीरीज के, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसको फिर से हम रोक रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ग्रेजुअली, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं एल्केन में। तो एल्केन में देखो फर्स्ट में तुम्हारा क्या हो गया, मीथेन, CH4 मीथेन, सेकंड में क्या हो गया, इथेन, है ना, और थर्ड में क्या हो गया बाबू, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब सब में देखो, सब में ये देख रहे हो कि जब हम मीथेन से इथेन देख रहे हैं और इथेन से प्रोपेन देख रहे हैं, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन हो गया, है ना, इसमें 3 कार्बन हो गया, तो एक एक कार्बन बढ़ रहा है ना। इसमें हाइड्रोजन देखो 4 था, 6 हो गया, 8 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि सक्सेसिव मेंबर जो है वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। ठीक है, मतलब जो सक्सेसिव मेंबर है, आगे वाले जो मेंबर है, ठीक है, उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। समझ में आया बात। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, होमोलोगस सीरीज। ये एक एग्जाम्पल है एल्केन का। ठीक है, तो अगर होमोलोगस सीरीज पूछेगा तो वो डेफिनेशन लिख के या कैरेक्टर लिख के या एक एग्जाम्पल लिख देना, 100% 5 मार्क्स मिल जाएगा आप लोग को। क्लियर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोजन। इजी सवाल है, अगर एग्जाम में आया तो तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सवाल है और छोटा जवाब है। व्हाट इज कोरोजन और मेथड ऑफ प्रिवेंशन, क्या करेंगे उसको रोकने के लिए। सिंपल है, कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय केमिकल रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। धीरे धीरे जो मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है, मेटल्स डिस्ट्रॉय करने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, किस वजह से, एयर और मॉइस्चर के कंटेक्ट में रहने की वजह से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्लियर है ना बात, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा सवाल पूछा है कि प्रिवेंशन मेथड का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है हम बचा सकते हैं, जंग लगने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को जंग लगने से बचाने के लिए तुम क्या करोगे, पेंटिंग करोगे, है ना, पेंट करते हैं हम लोग ताकि जंग लगने से बच सकें। ठीक है, दूसरा ऑयलिंग या ग्रीजिंग किया जाता है, ऑयल लगाया जाता है या ग्रीज लगाया जाता है, जैसे गाड़ी उड़ी के चैन उनमें, है ना, ऑयलिंग ग्रीजिंग किया जाता है जंग लगने से बचाने से। ठीक है, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का कोटिंग करते हैं, पढ़ाए थे क्लास 8 में। ठीक है, गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जिंक का कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर, इससे जंग लगने से बचता है। ठीक है, और उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। तो ये 4 चीज़ है, तुम लिख सकते हो कि ये 4 चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। क्लियर है बात। ठीक है, और कोरोजन क्या होता है ये भी बता दिया। तो ये आराम से 5 नंबर में अगर आ गया तो तुम्हारा बहुत अच्छा किस्मत होगा, इतना लिख दोगे, क्योंकि जितना सवाल था उसका जवाब इतना ही बनता है, बाकी थोड़ा एलेबोरेट करना होगा तो कर लेना। अब एक है तुम्हारा ओम्स लॉ, ओम के नियम, है ना। ओम्स लॉ जो है आ सकता है, पूरा डेरिवेशन के साथ आ सकता है। सबसे पहले ओम्स लॉ होता है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स सेट। कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी एक कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब वोल्ट के, मतलब कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। कहता है ओम्स लॉ कहता है कि जो तुम्हारा करंट है ना, करंट है थ्रू अ कंडक्टर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ये क्या है, ओम्स लॉ है। क्लियर है बात, है ना। और अब इसको जो है हम लोग आगे देखते हैं, मैथमेटिकली इसको जो है प्रूव करने के लिए दे सकता है एग्जाम में, 5 नंबर में अगर देगा तो। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ये देखा कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, है ना। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब कि I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा और I घटेगा तो V भी घटेगा। क्लियर है बात। रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी, अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और R को लगाया एज अ कांस्टेंट यहाँ पे, वेयर जहाँ पे V क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बाबू, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू IR। तो अगर ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछ दे, अगर ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछ दे क्या होता है, तो V इक्वल टू IR,
क्लियर है बात। और तुमसे पूछ ले कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, और इसका एक ग्राफ जो है इजी होता है बना लेना। इधर एक तरफ करंट दिखा देना और इधर तुमको वोल्टेज दिखा देना, पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, ठीक है, दिखा देना। क्लियर है बात, समझ में आया बात। तो ये इस तरीके से ग्राफ जो है बना लेना। आर आर, ठीक है, रेसिस्टेंस हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, है ना, एक ये सवाल आता है, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सोप ये सब बनाते हैं। देखो, सैपोनिफिकेशन इज द केमिकल रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है इन विच एन ईस्टर रिएक्ट विथ एन एल्कली। इसमें क्या होता है, एक ईस्टर जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कली के साथ, है ना। एल्कली में तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ सोप एंड अल्कोहल। और क्या बनाता है, सोप और एल्कोहल बनाता है, ठीक है, समझ में आया बात। जैसे यहाँ पे उसका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोप बना रहा है और प्लस एल्कोहल बना रहा है। क्लियर है बात, है ना। यहाँ पे उसका फॉर्मूला के साथ लिखा है CH3COO C2H5 + NaOH, है ना। इसके साथ रिएक्ट करके CH3COO Na बनाया। इसका लॉन्ग चेन होता है, याद रखना, ठीक है, इसका लॉन्ग चेन होता है। जब डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से जो है लॉन्ग चेन बना देना, ठीक है। और ये तुम्हारा ये C2H5OH क्या हो गया, ये अल्कोहल है। कैसे पहचाना, OH है ना लगा हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। देखो क्या है, इट इज एन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब कहीं पे भी लिसिस है, मतलब ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस वाटर का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन है। यूज किया जाता है किसके लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोप इज द सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप क्या होता है, तो रिएक्शन अकर फास्टर ऑन हीटिंग। और जब हम हीट करते हैं, हीट देते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन है ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये है एक इम्पॉर्टेंट, हमको लगा पीरियोडिक टेबल, हालांकि पहले भी तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमको लगा कि पीरियोडिक टेबल डिस्कस एक बार और करते हैं, क्योंकि हो सके पीरियोडिक टेबल से 5 नंबर का सवाल आ जाए। बहुत पहले जो है पीरियोडिक टेबल से सवाल आया है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बारे में लिखिए, और इस तरीके से सवाल आया है, ठीक है। हालांकि कहीं ना आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीरियोडिक टेबल। हमने 2025 में ही देखा था, शुरू का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था, है ना। तो इसके हिसाब से जो हम लोग देख लेते हैं, बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो देखो, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है ना बात, है ना। नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है, 18। इस तरीके से ग्रुप को काउंट किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है, 18 होता है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है बात, ठीक है। और अगर पीरियड की बात करें तो वो कितना होता है, 7 होता है। तो ये दो चीज़ पहले दिमाग में डाल लीजिए, ग्रुप कितना होता है 18 और पीरियड कितना होता है 7 होता है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। उसके बाद अब आता है ब्लॉक, पूछेगा ब्लॉक कितना होता है, तो कहना है कि 4 ब्लॉक होता है। कितना ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक। कौन कौन सा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक होता है। क्लियर है बात, ठीक है। S ब्लॉक, उसके अलावा P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। क्लियर है इतना चीज़, है ना। उसके बाद याद रखना है तुमको कि एक सवाल ये बनता है तुम्हारा कि जो ग्रुप 3 है उसमें एलिमेंट्स कितना होता है, ठीक है। क्या पूछता है कि जो तुम्हारा ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3, ये ग्रुप, ये वाले ग्रुप में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो अब लड़कन लोग को क्या लगता है ना कि 2 ठो यहाँ पे दिखा रहा है तो 2 गो होगा, है ना। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो F ब्लॉक वाले हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिसमें हर एक सीरीज में 14 है ना, हर एक सीरीज में कितने होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं, 14 और 14, 14, ठीक है, समझ आया बात। तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, इसमें जुड़ जाता है, इस वाले ग्रुप में जुड़ जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों। तो 14, 14, 28 और 28 जो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। ये दोनों जुटा ना, 14, 14, 28 और ये 2, 30। तो ग्रुप 3 में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, 30 हो जाता है, ठीक है। समझी बात को, कैसे हुआ, ग्रुप 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट 30 हो गया। कैसे, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज में 14 और एक्टिनाइड सीरीज में 14, तो ये 14 एलिमेंट जो है ये जुड़ जाता है इसमें।
इस वाले ग्रुप में। इस ग्रुप का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गलती यहीं पे होता है, समझे बात को, गलती यहीं पे होता है क्योंकि बच्चा सोचता है कि बस इतना ही है ना, तो 2 3 4 इस तरीके से ऑप्शन लगा के आ जाता है वो। लेकिन इसमें जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जो है ब्लॉक का है, उसका भी एलिमेंट काउंट होता है उस ग्रुप में, ठीक है। इसी ग्रुप के अंदर ये सब आता है, समझ में आया बात, ठीक है। और उसमें एस ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब हो गया। इसमें जो है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 को नोबेल गैस कहते हैं। ये सब तो बता चुके हैं, है ना। नोबेल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, एक आध तो एक्सेप्शन है ना, तो उसको छोड़ के। फिर ये अगर हम सिंपल एलिमेंट्स को उठा के देखें तो उसमें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये कैपिटल एच क्या है, एलिमेंट का सिंबल होता है ना। ऊपर में तुम्हारा इस तरफ एटॉमिक नंबर हो गया, इधर एटॉमिक मास हो गया, और नीचे एलिमेंट का नाम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट के बारे में याद रखना है। जैसे AU का तुमको याद रख लेना है, कितना होता है, एटॉमिक नंबर 79 है ना। Hg का कितना होता है, मरकरी का 80, ये सब याद रख लेना, क्लियर है। और 1 से 20 तक का जो है एटॉमिक नंबर, ये सब याद रखना, ठीक। समझ में आया बात। बाकी तो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर दिए थे, है ना, रिवाइज कर लेना। आगे देखते हैं कुछ और है नहीं है तो इतना क्वेश्चन जो है 2 वीडियो में करा है उन सब